Hello everyone. Good morning to all of you. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करने के बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा oogenesis। oogenesis क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम किस में बनता है? फीमेल के केस में बनता है। ठीक है, जैसे मेल के केस में स्पर्म्स बनते हैं उसी तरह फीमेल के केस में ओवम बनते हैं। तो ओवम बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का रन करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस कहाँ होता है वो मैं बताऊंगी। डिफरेंस एक्चुअल में oogenesis का जो स्टार्टिंग का टाइम है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, मतलब 10 से 12 साल के बाद जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल के केस में जो oogenesis है वो स्टार्ट होती है बिफोर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है का मतलब क्या हो गया? जब बेबी गर्ल मदर की वोम्ब में डेवलप हो रही होती है तो उसकी ओवरीज में oogenesis रन करना शुरू कर देता है। जब मदर की वोम्ब में छोटी बच्ची डेवलप हो रही है तो मदर की वोम्ब में ही उसकी ओवरीज में ओवम जो है या एग्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट एग बन जाता है, वो छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं। और जो ये फॉलिकल्स बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 मंथ से बनना शुरू हो जाते हैं। और अप टू 7th मंथ, जेस्टेशन प्रेगनेंसी का जब 7th मंथ होता है, मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स बन जाते हैं। 2 ओवरीज होती है ना फीमेल के केस में, राइट और लेफ्ट, दोनों ओवरीज में मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स बन जाते हैं। और उन मिलियंस में से आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा जो है डिग्रेड कर जाते हैं बर्थ से पहले। ये सारा काम जो है बर्थ से पहले हो रहा है। ठीक है, तो जो वो फॉलिकल्स जो है बर्थ से पहले डिग्रेड हो जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया का मतलब क्या हो गया? बिफोर बर्थ जो फॉलिकल्स थे वो डिग्रेड हो गए। मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स बने, मिलियंस में से 50% से ज्यादा जो है डिग्रेड कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फॉलिकल्स बच गए वो अरेस्टिंग फेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अरेस्टिंग फेज मतलब वो डेवलप नहीं करते। जब बेबी का बर्थ हो गया तो वो फॉलिकल्स जो हैं अरेस्टिंग फेज पे हैं। अरेस्टिंग फेज पे मतलब उनको रोका हुआ है, रुकावट लगी हुई है, वो डेवलप नहीं करेंगे। उसके बाद जब बेबी का बर्थ हो गया वो फॉलिकल्स उसी तरह अरेस्टिंग फेज में रहेंगे। कब तक अरेस्टिंग फेज रहेंगे? अप टू प्यूबर्टी। जब तक प्यूबर्टी आती तब तक वो फॉलिकल्स एज इट इज अरेस्टिंग फेज में रहेंगे। मतलब 12-13 साल की जब तक लड़की होती तो वो फॉलिकल्स अरेस्टिंग फेज में। जब प्यूबर्टी अटेन हो जाएगी उसके बाद, प्यूबर्टी अटेन होने के बाद जो हार्मोन्स हैं कहाँ से रिलीज होंगे? जैसे मैंने हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस का बताया, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी फर्दर टेस्टिस को। उसी तरह फीमेल के केस में भी होगा। हाइपोथैलेमस जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा एज को, देन वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी फर्दर ओवरीज को स्टिमुलेट करेगी। उसके बाद जो फॉलिकल्स बने थे, मिलियंस ऑफ जो फॉलिकल्स थे, हर महीने 5 से 10 फॉलिकल्स इनिशिएट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। उन 5 से 10 से सिर्फ और सिर्फ एक फॉलिकल बड़ा एग बनता है, बाकी फॉलिकल्स डिग्रेड हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर जैसे कि मेल के केस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल्स में भी बनते हैं, लेकिन फीमेल्स का बहुत वेस्टफुल प्रोसेस होता है। जैसे देखो मिलियंस ऑफ ओवम या मिलियन ऑफ फॉलिकल्स बने, उसमें आधे से ज्यादा बर्थ से पहले ही डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करती है ना, हर मंथ 5 से 10 फॉलिकल्स को स्टिमुलस मिलता है, हाँ कि आपने मेच्योर होना है। उन 5 से 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक मेच्योर होता है, बाकी सारे डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये बड़ा वेस्टफुल प्रोसेस होता है। इसी की वजह से फीमेल के केस में एक पर्टिकुलर एज तक ही oogenesis या ओवम बनते हैं, उसके बाद नहीं बनते। ठीक है, पर्टिकुलर एज अप्रोक्सीमेटली 40-45 ईयर्स तक ही फीमेल के केस में ओवम बनता है। 45 के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाती है। क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है? क्योंकि फॉलिकल्स ही नहीं बचते। ठीक है, तो ये जो फीमेल के केस में प्रोसेस है बड़ा वेस्टफुल है। आधे से ज्यादा जो है फॉलिकल्स बोलेंगे, ओवम नहीं बोलूंगी क्योंकि ओवम बनते ही नहीं। आधे से ज्यादा फॉलिकल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैच्योर ही नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फीमेल के केस में। उसके बाद अब जो डिफरेंस है वो मैं ग्राफिकल में बताती हूँ। जो oogenesis है बिल्कुल, हाँ एक और चीज, जैसे मैंने बताया ना कि अरेस्टिंग फेज लग जाता है, ये फेज जो है बिफोर बर्थ रन हुए होते हैं। यहाँ तक जो फेज है मल्टीप्लीकेशन का फेज, ये बिफोर बर्थ फीमेल के केस में रन किया होता है। उसके बाद ये जो फेज आगे ग्रोथ और मैचुरेशन का फेज है, ये आफ्टर बर्थ रन करता है। अब इसका भी मैं एक नेक्स्ट बताऊंगी एक चीज। अब जो एग मदर सेल है, जैसे
स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में डिप्लॉइड था, माइटोसिस से डिवाइड किया, ठीक है, डिप्लॉइड बन रहे। उसी तरह ये जो एग मदर सेल है बहुत सारे ऊगोनिया या फॉलिकल्स बना के रखता है, सारे के सारे क्या हैं, डिप्लॉइड हैं। उसके बाद ग्रोथ फेज आता है। कब ग्रोथ फेज आता है? आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। ग्रोथ फेज में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं, और हमारे पास ऑर्गेनेलीज ही होती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, उनमें यॉक की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। यॉक का हमें पूरा नहीं करना, क्योंकि हमने ह्यूमन के केस में करना है, oogenesis पर्टिकुलरली हमने ह्यूमन फीमेल का करना है, इसलिए यॉक का कंसेप्ट हमें याद नहीं रखना। पर जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म या एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनमें यॉक एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ह्यूमन का एग जो है बिल्कुल एलेसिथल होता है, वो मैं आपको आगे ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बाद बताऊंगी। हमारे एग में कोई यॉक नहीं होता, इसलिए यहाँ यॉक की एक्यूमुलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मतलब ऑर्गेनेलीज वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। ये आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी जो है फेज रन करता है। अब उसके बाद क्या होता है, प्यूबर्टी जब अटेन हो जाती है, ये जो प्राइमरी ऊगोनिया है, प्राइमरी ऊगोनिया फर्दर डिवाइड करता है मियोसिस फर्स्ट से, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट से जब डिवाइड किया, एक बनेगा हमारे पास सेकेंडरी ऊगोनिया, एक हमारे पास बनी है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी बिल्कुल छोटी है। अब सेकेंडरी ऊगोनिया और पोलर बॉडी में बात बताती हूँ। जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज थी, जितनी भी प्रोटीन थी, डीएनए का कंटेंट तो इक्वली डिवाइड होगा। डीएनए को छोड़ के बाकी जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था अनइक्वली डिवाइड होगा। सारा का सारा सेकेंडरी oocyte में आ जाएगा, पोलर बॉडी में कुछ नहीं जाएगा। पोलर बॉडी में सिर्फ और सिर्फ डीएनए जाएगा या क्रोमोसोम। डीएनए और क्रोमोसोम में आपको डिफरेंस बताया हुआ ना, एक जो कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास डीकंडेंस्ड फॉर्म डीएनए होता है, और जो कंडेंस्ड फॉर्म है ये हमारे पास क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो डीएनए का कंटेंट हाफ होगा, बिल्कुल हाफ, जितना इसमें जाएगा सेकेंडरी ऊगोनिया में उतना ही जाएगा पोलर बॉडी में। डीएनए के कंटेंट को छोड़ के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अनइक्वली डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मैक्सिमम आ जाएगा सेकेंडरी ऊगोनिया में, पोलर बॉडी में कुछ भी नहीं जाएगा। अब बात आती है कि पोलर बॉडी फिर क्यों बनी? जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सारा इधर गया तो फिर पोलर बॉडी बनने का फायदा क्या हुआ? इस पोलर बॉडी का बनने का एक ही बेनिफिट है, हैप्लॉइडी को मेंटेन करता है। अगर पोलर बॉडी ना बने, डीएनए का सारा कंटेंट इधर आ जाए तो ये डिप्लॉइड हो जाए, सेकेंडरी यूगोनिया डिप्लॉइड हो जाए। डिप्लॉइड जो है वो अगर फ्यूज करेगा हैप्लॉइड स्पर्म के साथ तो ट्रिप्लॉइड नेक्स्ट इंडिविजुअल बनेगा जो अब नॉर्मल होगा। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए, हैप्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए पोलर बॉडी बनती है, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सारा किसमें आ जाता है? सेकेंडरी यूगोनिया में, ठीक है। अब ये सेकेंडरी ऊगोनिया बन गया। उसके बाद सेकेंडरी ऊगोनिया को दोबारा से अरेस्टिंग फेज आ जाता है। सेकेंडरी ऊगोनिया आगे डेवलप नहीं करता। कब तक डेवलप नहीं करता? जब तक इसको स्पर्म आके इनिशिएट ना करे, ठीक है। तो मतलब हम अनमैरिड फीमेल्स में सेकेंडरी ऊगोनिया रिलीज होता है। सेकेंडरी ऊगोनिया पर्टिकुलरली ओवम में नहीं बनता, एग या ओवम नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब तक ओवम नहीं बनता। हमारे केस में सेकेंडरी oocyte स्टेज पे रिलीज होता है, वहीं पे अब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा ओवम नहीं बनता। इस सेकेंडरी ऊगोनिया को स्पर्म आके स्टिमुलेट करता है, इनिशिएट करता है। उसके बाद मियोसिस सेकंड जो है कंप्लीट होती है। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी। मियोसिस सेकंड इनिशिएट हो जाती है बट कंप्लीट नहीं होती। मेटाफेज सेकंड, मियोसिस के आपको याद है ना, प्रोफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड की बात करें, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड पे दोबारा से अरेस्टिंग फेज लग जाएगा। उसको जब तक आके स्पर्म इनिशिएट ना करेगा तब तक ओवम नहीं बनेगा। जब स्पर्म ने आके इनिशिएट किया, पहले होगी मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, एक हमारे पास कंप्लीट ओवम बनेगा, पोलर बॉडी दोबारा से बनेंगी, और जो पोलर बॉडी बनी हुई थी दोबारा से ये डिवाइड करेगी। 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जो बाद में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कोई काम नहीं होता इनका, और एक हमारे पास कंप्लीट ओवम या एग बनता है। उसके बाद जाके ये फर्टिलाइजेशन शो करेगा, मतलब स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ ज्वाइन करेगा, कॉम्बिनेशन मिक्सिंग करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। अब मैं आपको कल जो है वो करवाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, और उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ एग, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। मैं एक पीडीएफ जो सेंड करूंगी उसमें एक साइड स्पर्मेटोजेनेसिस की डायग्राम ये ग्राफिकल बना दूंगी, एक साइड बना दूंगी oogenesis का।